Hello students, welcome to Jwalpa coaching classes. In today's class we are going to discuss about resource and development. Okay, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ कि रिसोर्सेज होती क्या हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो भी आपके आसपास जो चीज़ें मौजूद हैं, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई आवर नीड इज कॉल्ड एज अ रिसोर्स। जो भी मतलब हम चीज़ें अपने आसपास से यूज़ करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, वो उन्हें हमने टर्म अप किया है, टर्म दी है एक रिसोर्स की। उन्हें क्या बोलते हैं हम? रिसोर्स। जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, सॉइल हो गया आपका, एयर हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गई, ये सब क्या है? आपके रिसोर्स के एग्जांपल्स हैं। हमें देखो ये सब अपने एनवायरनमेंट में मिलते हैं और थ्रू नेचर, ये हमें नेचर से मिलते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है सारे रिसोर्सेज हमें नेचर से मिले, कुछ हम मतलब ह्यूमन बीइंग्स क्रिएट भी करते हैं। तो वो आगे हम अपने आप आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है रिसोर्स, और इसके एग्जांपल्स मैं आपको बता चुकी हूँ। सॉइल, एयर, वाटर, सनलाइट, ये सब किसके एग्जांपल हैं? आपके रिसोर्स के। अब कुछ कंडीशंस होती है, जैसे इन रिसोर्सेज को यूज कैसे किया जाता है। तो उसकी पहली कंडीशन क्या है? आपकी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, सेकंड है आपका इकोनॉमिकली फिजिबल, और थर्डली है आपका कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब इनका मीनिंग क्या है? देखो, टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल का मतलब ये है कि जो भी हम रिसोर्स बना रहे हैं या जो भी कुछ भी टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए क्रिएट किया जा रहा है, वो यूज करने में ईजी हो। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, आपके मोबाइल में इनबिल्ट फीचर्स होते हैं, तो वो यूज करना ईज़ी हो जाता है। इकोनॉमिकली फ़ीज़िबल का मतलब है कि जितना मतलब उसका जितना खर्च उसमें हुआ है उस चीज़ को बनाने में, तो जब वो हमें मिले तो उसकी कॉस्ट जो है वो हाई ना हो, मतलब हर कोई उसको अफ़ोर्ड कर सके, मतलब इकोनॉमिकली सबके लिए वो एक नॉर्मल प्राइस हो, मतलब बहुत ज़्यादा हाई प्राइस ना हो। थर्डली, कल्चरली एक्सेप्टेबल, मतलब कि हर कोई उसको एक्सेप्ट कर सके, मतलब ऐसा नहीं हो कि कोई कम्युनिटी कह रही है कि नहीं ये हम वो, मतलब कोई ऑब्जेक्शन ना उसपे क्रिएट करे। तो ये 3 कंडीशंस ज़रूरी होती है किसी भी रिसोर्सेज़ के लिए। फिर आगे, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन अ एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। अब इसका मतलब क्या है? देखो क्या होता है, बेसिकली जो हमारे नेचर में चीज़ें प्रेज़ेंट होती हैं, उन्हें हम किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज़ किया करते हैं और उसके बाद इंस्टीट्यूशन में उनको वो करते हैं, मतलब उसका एक वो प्रोसीडिंग की जाती है, एक अच्छे से वो बनाया जाता है। सपोज़ करो कोई भी चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि नेचर से हमें क्या मिल रहा है? क्रूड ऑयल वग़ैरह सब मिलता है ना, तो उसके एक टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद हम पर्टिकुलर रिफाइनरीज़ में ले जाते हैं, यानी इंस्टीट्यूशंस में ले जाते हैं और एक प्रॉपर वे में हमें वो चीज़ मिल रही है। तो इसे क्या बोलते हैं हम? इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। मतलब कोई भी चीज़ है जिसको हम जो हमें नेचर से मिल रही है, उसको हम टेक्नोलॉजी के थ्रू गेन कर रहे हैं और इंस्टीट्यूशंस के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है? चाहे वो देखो, जैसे मैंने आपको अभी पिक्चर में आपने देखा होगा सरसों के खेत दिखाया था, तो सरसों जो होती है बहुत चीज़ों में इस्तेमाल होता है, उसका ऑयल भी बनता है, सब कुछ होता है। तो वो एक ऐसा तो नहीं है कि नेचर से मिला हमने डायरेक्ट कंज़्यूम कर लिया, नहीं, उसके लिए हमें बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू उसको ले जाना पड़ता है। मतलब नेचर से हमने ऑप्ट किया, टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको एक्सट्रैक्ट किया, उसके बाद इंस्टीट्यूशंस में उसको एक फाइनल टच, जो मतलब एक उसका प्रोडक्ट बन के निकलता है, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सिमिलरली, ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ये सब किस लिए होता है? कहीं न कहीं ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, वो नेचर से चीज़ें किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद उसको इंस्टीट्यूशन में क्रिएट करते हैं और एक्सेलरेट करते हैं अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, मतलब कहीं न कहीं उन्हें फ़ायदा होता है इकोनॉमिकली। अब कोई भी चीज़ इंडिया में बहुत अच्छे मार्जिन में हो रही है, तो उसको देश-विदेश तक पहुँचाने में कहीं न कहीं क्या होगा? हमारा फ़ायदा होगा, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। रिसोर्सेज आर अ फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं, ये कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज होती है उनमें कहीं ना कहीं रिसोर्सेज जो है एक अलग सा रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल, आयन ओर है, रिसोर्स है, नेचर में मिलती है, लेकिन इसको वही टेक्नोलॉजी और उसके इंस्टीट्यूशन के थ्रू एक आयन बार में हम लोग या आयन रॉड के थ्रू हम लोग कंज्यूम करते हैं या यूज में लाते हैं, कंज्यूम नहीं, सॉरी, यूज में लाते हैं। ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज, और ह्यूमन बींग्स अपने आप में एक कंपोनेंट है रिसोर्सेज का, मतलब दे आर द पार्ट ऑफ द रिसोर्सेज।
दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, इंटरडिपेंडेंट ऑफ नेचर इंस्टीट्यूशन, नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। तो इसका मतलब यही है, दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। मतलब उसे यूज में कैसे लाते हैं, ये इंस्टीट्यूशंस के थ्रू पता चलता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्लीपर्स, रबर, ये जो चीजें हैं, मतलब ये रबर वगैरह जो है, इसी से तो स्लीपर बनना है। तो किस तरीके से यूज में लाया है ह्यूमन ने, ये कहीं ना कहीं उन्होंने उसको ट्रांसफॉर्म किया है, मतलब उसकी शेप चेंज की है, उसका वो चेंज किया है, और कहीं ना कहीं उसको एक नया फीचर दिया है, जिसकी वजह से अब यही रबर स्लीपर्स में यूज हो रहा है, यही रबर आपके हेयर बैंड्स वगैरह में यूज होते हैं, यही रबर आपके कार के टायर में भी यूज हो रहे हैं। अलग अलग टाइप है, लेकिन यूज करने का तरीका अलग अलग है, टाइप्स भी अलग अलग, पर है तो कॉमन चीज क्या है कि ये रबर है। ठीक है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, रिसोर्सेज क्या होती हैं, जो चीज भी हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है और हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, वो क्या होती है, हमारी रिसोर्सेज होती हैं, और ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होती है, इकोनॉमिकली फिजिबल होती है, और कल्चरली एक्सेप्टेबल होती है। तो जिन चीजों में ये सारी वो होती है, तो इसे कंबाइंड टर्म दी गई है रिसोर्स की। और इंटरडिपेंडेंस बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन का, जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमन जो है नेचर के उसमें इंटरेक्ट होता है, वहां से टेक्नोलॉजी के थ्रू वो एक्सट्रैक्ट करता है चीजों को, और इंस्टीट्यूट में दे क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सप्लोरेट देम, मतलब उन्हें यूज में लाने के लिए वो इंस्टीट्यूशनल उस प्रोसेस के थ्रू जाता है, और तब कहीं जाके वो चीज प्रोडक्ट आता है। नाउ इन फर्दर टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, देयर आर मेन 4 categories of classification of resources. Firstly, it is based on origin. Second is based on exhaustibility. Third is based on ownership. And fourth one is status of development. So one by one, we are going to study about all these 4 categories, and they are subdivided into subcategories. Means अगर हम origin की बात करें, तो origin में ये 2 parts में divided, that is biotic and abiotic. Then we comes to exhaustibility. Okay, let's discuss about the biotic resources. What are biotic resources? Biotic resources are obtained in the from biosphere and have life, such as human beings. Uh, Means whatever is present in nature and that has a life, that comes under the category of biotic resources. Now let's discuss about the abiotic. Abiotic resources are the resources which are composed of non-living things and okay, which are composed of non-living things, मतलब जितनी भी चीजें हैं जो non-living है, वो किस में फीचराइज होती हैं, वो अबायोटिक रिसोर्सेज में होती है। फॉर एग्जांपल रॉक्स, मेटल्स। बायोटिक में क्या बोला था, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स का मैंने एग्जांपल दिया था, उसमें प्लांट्स, एनिमल्स सब आएंगे, जो भी लिविंग थिंग्स होती है वो बायोटिक कैटेगरी में आती है। और जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जैसे आपके रॉक्स हो गए, सॉइल हो गया, या आपका मेटल्स हो गए, वुड हो गई, ये सब किस में आता है, अबायोटिक में। नॉन लिविंग थिंग्स किस में आएगी आपकी, अबायोटिक में। एग्जॉस्टिबिलिटी, इन order of exhaustibility, they are also subcategorized into 2 parts, that is renewable resources and non renewable resources. जैसा कि हमने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि रेन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सी होती हैं, द रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रेन्यूएबल और रेप्लेनिशेबल रिसोर्सेज, मतलब जिन्हें हम किसी भी मेथड से रिक्रिएट कर सकते हैं, और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, और ये बहुत वास्ट अमाउंट में होती हैं। तो दोज रिसोर्सेज आर योर रेन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे सोलर एंड विंड एनर्जी हो गया, वाटर हो गया, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हो गया। तो द रेन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कॉन्टिन्यूस एंड फ्लो। ठीक है। तो विंड एंड वाटर आ गया, नेचुरल बायोलॉजिकल में क्या आता है आपका, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ आ गया। देन कम्स योर नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सी होती हैं, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज दीज अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, मतलब दे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू रीजनरेट, मतलब ये भी नेचर में ही है, लेकिन इनके प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हो जाते हैं। इसमें एग्जांपल्स के लिए होते हैं, जैसे आपके मिनरल्स हो गए, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन, मैंने बोला ना थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स या मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं इनकी अपनी जो फॉर्मेशन होती है। सम ऑफ दीज रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइक्लेबल,
और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम रिसाइकिल कर सकते हैं। एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड and again exhausted with their use, that's why they are categorized into the exhaustibility। ठीक है, मतलब कुछ फॉसिल फ्यूल्स तो ऐसे होते हैं जिन्हें हम बार बार रिसाइकिल नहीं कर सकते और ये कुछ टाइम तक यूज करने के बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उसके बाद फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे इनके दोबारा प्रोडक्शन में। देन कम ownership. Ownership is further divided into four categories, that is individual, community, third one is national and fourth one is international। अब हम इनको एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे कि ओनरशिप के बेस पे क्या है ये फोर कैटेगरीज। तो नंबर 1 पे क्या है आपकी इंडिविजुअल। इंडिविजुअल रिसोर्सेज कौन सी होती हैं? दीज आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स, मतलब जो लोग प्राइवेटली ओन करते हैं, जैसे हम लोगों के घर हो गए, किसी की खेती हो गई, ये सब क्या होते हैं? इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आते हैं। Many farmers own land which allotted to them by government against the payment of revenue। मतलब कुछ फार्मर्स भी ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है बहुत बड़े उसमें स्केल में लैंड को ओन करते हैं और ये उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है। इन विलेजेस देयर आर पीपल विद लैंड ओनरशिप बट देयर आर मैनी हु आर लैंडलेस। कुछ गांव में तो ये होता है, लोगों जैसे जमींदार लोग होते हैं इन पे बहुत सारी जमीनें होती हैं, लेकिन कुछ लैंडलेस भी होते हैं जो गरीब होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो इनके जो ये जिन पे इतनी सारी लैंड होती है इनके यहाँ मजदूरी का काम करते हैं। तो वो तो लैंडलेस हो गए ना अपने आप में, वो तो कोई प्रॉपर्टी ओन नहीं कर रहे। लेकिन जो ये जमींदार वगैरह होते हैं इनमें बहुत सारी जमीनें होती है, तो ये अपनी एक प्रॉपर्टी ओन कर रहे हैं, इसलिए ये इंडिविजुअल में आती है। देन कम्स योर अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स, हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टी। और जो अभी तक तो हमने विलेजेस का डिस्कस किया इंडिविजुअल्स में, अब मैं अर्बन मतलब सिटी के लोगों के बारे में बात करूँ तो किसी का बंगलो है, किसी का फ्लैट्स है, किसी के प्लॉट्स हैं, हाउसेज हैं, या जितनी भी अदर प्रॉपर्टी जो वो इंडिविजुअली ओन करते हैं, वो उनकी इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आती है। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स आर प्लांटेशन। अब जैसे किसी के चाय के बागान है, कॉफी के बागान है, तो वो भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। पेस्चर लैंड्स मतलब जहाँ पर ये कैटल्स जो है ग्रेजिंग वगैरह करती है, तो ये भी पेस्चर लैंड्स जो होती है ये भी किसी किसी की अपनी ओन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है। पॉन्ड्स हो जाते हैं, कोई अपने घर में ही पॉन्ड बनवा देता है अपने बंगलों में, गार्डन में, तो वो उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। किसी के घर में कुआं होता है, एक तो होता है जो सार्वजनिक जगह यूज होता है, वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी में नहीं आता, लेकिन जो एक पर्टिकुलरली एक बाउंड्री के अंदर है और उस बाउंड्री के अंदर की जो चीजें हैं कोई एक इंडिविजुअल ओन कर रहा है, वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आता है। ठीक है, देन कम्स योर कम्युनिटी। अब ये कम्युनिटी के बेस पे क्या होते हैं, जैसे लोग मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, मॉस्क, कहीं जो जिस धर्म के लोग जहाँ जाते हैं, तो ये कम्युनिटी जो है वो रूल कर रही है ना, ओन कर रही है, तो ये कम्युनिटी बेस्ड होते हैं। देयर आर रिसोर्सेज व्हिच आर एक्सेसिबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, मतलब जो जिस कम्युनिटी को बिलोंग करता है वो जो प्रॉपर्टी है या वो जो चीज है, रिसोर्स है, वो उन सारे ग्रुप्स की है, तो वो कम्युनिटी रिसोर्सेज में आती है। जैसे विलेज में कॉमन क्या होते हैं, ग्रेजिंग ग्राउंड जहाँ गाय चरने जाती है, गाय भैंस बकरी वगैरह जो भी कैटल्स हैं वो रेयरिंग के लिए जाते हैं, तो वो जो ग्राउंड्स होते हैं ग्रेजिंग ग्राउंड्स वो क्या होते हैं, कम्युनिटी के होते हैं। मतलब कोई इंडिविजुअल उनको नहीं, इंडिविजुअल वाले अलग होते हैं, वो एक छोटे एरिया में या थोड़ा ज्यादा बड़ा, पर ये जो होते हैं ये लिमिटलेस होते हैं। ठीक है, तो ये कम्युनिटी ओन करती है। ब्यूरियल ग्राउंड्स मतलब जहाँ पर जब डेथ के बाद किसी को दबाते हैं, या जैसे जो भी होते हैं, ये हिंदू धर्म में कुछ होता है, मुस्लिम धर्म में कुछ होता है, क्रिश्चियन धर्म में कुछ होता है, तो जो ये पर्टिकुलर एरियाज होते हैं ये कम्युनिटी बेस्ड होते हैं। विलेज पॉन्ड्स मैंने बोला था ना, एक पॉन्ड तो वो है जो किसी ने अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी में बनाया, मतलब जैसे किसी ने अपने बंगलों में बना दिया, गार्डन में बना दिया, वो तो इंडिविजुअल ओनरशिप में आ गया। लेकिन जो विलेज के बीचों बीच है तो उसमें हर किसी का वो है, तो वो क्या हो गया है, कम्युनिटी बेस्ड हो गया। ठीक है, इन अर्बन एरियाज, ये तो मैंने गांव के बताए। अब अर्बन एरिया में क्या आते हैं कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज में, पब्लिक पार्क्स आ गए। जैसे बच्चे पार्क में जाते हैं तो वो कोई ऐसा थोड़ी ना है कि कोई नहीं बस यही वाले उसके बच्चे जाएंगे या ये वाले नहीं जाएंगे, वो पब्लिकली सबके लिए ओपन होते हैं, तो वो कम्युनिटी में आते हैं। देन योर कम्स पिकनिक स्पॉट्स, जहां भी हम घूमने फिरने जाते हैं, पिकनिक वाली जगहों पे जाते हैं, तो वो कोई एक पर्सन ओन थोड़ी ना कर रहा है, ठीक है, वो कम्युनिटी का है। देन कम्स योर प्ले ग्राउंड्स, कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नेशनल ओनरशिप पे। नेशनल ओनरशिप क्या होती है? देखो, जो भी हमारे नेशन में रिसोर्सेज है वो किस में आती है, नेशनल रिसोर्सेज में आती है। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो सारे रिसोर्सेज किसको बिलोंग करती है, हमारे नेशन को। द कंट्री हैज लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। और होता है ऐसा, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर
सपोज करो कोई जंगल एरिया, उसमें कोई प्रॉपर्टी एक इंडिविजुअल की है, तो गवर्नमेंट उसको उस इंडिविजुअल से ले लेगी अगर उसमें ऐसा है कि देश का भला हो रहा है या देश का डेवलपमेंट हो रहा है। नेशनल प्रॉपर्टी को वो कन्वर्ट कर देती है प्राइवेट प्रॉपर्टी में, और ऐसा हो चुका है कई बार इंडिया में। और इंडिया में क्या, हर कंट्रीज में ऐसा हो जाता है कि अगर कोई प्राइवेटली किसी एरिया को ओन कर रहा है लेकिन वो गवर्नमेंट के काम की चीज है, तो गवर्नमेंट उसको ओन कर लेती है, मतलब ले लेती है प्राइवेट प्रॉपर्टी से चेंज करके उसको पब्लिक गुड के लिए यूज कर लेती है। You might have seen roads, canals, railways being constructed on fields owned by some individual. अब जब रेलवे ट्रैक की लाइन जाती है तो किसी के खेतों के बीच से होते हुए तो जाती है, तो वो उतना उतना एरिया उनसे ले लेते हैं। या जैसे रोड्स जा रही हैं, कैनाल्स जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी के तो फील्ड रहे होंगे ना, तो लोगों से ओन करके गवर्नमेंट ने उसमें ये सारा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया है, और वो सब किस में आ जाता है, हमारा नेशनल रिसोर्सेज में। ठीक है, इसके अलावा और भी कई चीजें हैं। अब जैसे मैं अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज की बात करूँ, तो दे गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। अगर उनके पास अर्बन एरियाज में है तो गवर्नमेंट उनसे भी ले लेती है। अगर लगता है कि कहीं पे, अब सपोज करो कहीं पे एक बिग इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना है और वहां के आसपास कोई कस्बा या बस्ती टाइप की है, तो क्या होता है, गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर लेती है, उन लोगों को कहीं और शिफ्ट कर देती है, और वो पूरा प्लेस जो है वो एक्वायर करके उसको एक नेशनल रिसोर्सेज के रूप में प्रेजेंट करती है। मिनरल्स हो गए, ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, जो हमारे देश की बाउंड्रीज के अंदर है, वो सब हमारी नेशनल रिसोर्सेज में आती हैं। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज हो गए जितने भी हैं, मतलब फॉरेस्ट हो गए, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज में आता है। वाइल्ड लाइफ हो गई हमारी, लैंड हो गई। ठीक है, ओशनिक एरिया, मतलब जो हमारे देश से सटा हुआ ओशनिक एरिया है, वो भी हमारी नेशनल प्रॉपर्टी में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज की। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे नाम से ही क्लियर है क्या, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो इन रिसोर्सेज को रेगुलेट करते हैं, और इसमें बेसिकली क्या होता है, द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशन। ये एक पर्टिकुलरली ओपन ओशन को बिलोंग करता है, जिससे कि एक इंटरनेशनल वो जो है ओनरशिप में रहती है, और उसके बाद डिसीजन लेने का जो राइट होता है, जैसे जो जिस भी देश के बाउंड्री से 200 किलोमीटर के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कोई भी ओशन एरिया बिलोंग करता है, तो उसके जो डिसीजंस हैं वो कंट्री सेल्फ उसमें नहीं ले सकती, उसे इंटरनेशनली इस चीज को डिस्कस करना पड़ता है, उसके बाद उसमें कोई चेंजेस या कोई डेवलपमेंट किए जाते हैं। एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस विदाउट द कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि कोई भी इंडिविजुअल कंट्री अपने डिसीजन लेके वहां के फैसले नहीं ले सकता, उसको ये सब किसके साथ डिस्कस करना पड़ता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ, और जब उसमें पूरी तरीके से डिस्कशन हो जाता है उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता है। देन कम्स स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से टू कैटेगरीज है, दैट इज पोटेंशियल एंड डेवलप्ड, सॉरी 4 कैटेगरीज हैं, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक, रिजर्व्स। ठीक है, पर बेसिकली मैंने 2 इसलिए बोला कि मेन जो डिफरेंस करने के लिए आता है वो पोटेंशियल और डेवलप्ड में आता है। स्टॉक और रिजर्व्स तो एक तरीके से कम वो होते हैं, मतलब कि बचाए हुए या संग्रह किए हुए। लेट्स डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज व्हिच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, मतलब जो रिसोर्सेज हमारे रीजन में फाउंड तो होती है लेकिन उन्हें अभी तक यूटिलाइज नहीं किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात, हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी, लेकिन उनका इतना अच्छा ऐसा यूज नहीं किया गया, तो वो किस में आ गई, हमारी पोटेंशियल रिसोर्सेज में। बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप प्रॉपर्ली, क्यों नहीं यूज किया गया, क्योंकि वो डेवलप ही नहीं है प्रॉपर्ली, तो कैसे यूज किया जाएगा। देन कम्स योर डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज में क्या होते हैं, रिसोर्सेज व्हिच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमिन्ड ऑफ फॉर यूटिलाइजेशन, मतलब जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन वर्क्स चल रहे होते हैं या जितने भी सर्वे किए जाते हैं उनकी क्वालिटी क्वांटिटी को देखा जाता है कि कितना और इंक्रीज हुआ है या कितना उसने अभी तक अपना ग्रोथ लिया है। ठीक है, दे हैव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, और हम कितना उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी, मतलब टेक्नोलॉजी और उनकी फिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कितना डेवलप रिसोर्सेज हुआ है। देन कम्स योर स्टॉक्स। स्टॉक रिसोर्सेज क्या होते हैं, मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट व्हिच हैव द पोटेंशियल टू सैटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, मतलब जो
मटेरियल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब जो उनके लिए यूजफुल होते हैं, दैट कम्स इन दी स्टॉक। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जब हम नॉर्मल वे में भी बात करते हैं कि इस शॉपकीपर के पास इसका स्टॉक खत्म हो गया, मतलब जो इकट्ठा किया हुआ है और जो ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल है या वो उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। जैसे कोई भी चीज है, आटा है, चावल है, उसका स्टॉक खत्म हो रहा है, या इस वर्ड को स्टॉक का मतलब होता है जो भी मटेरियल एनवायरनमेंट में है प्रेजेंट और उसका ये पोटेंशियल है कि वो ह्यूमन नीड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या उसको सेटिस्फाई कर पाता है। बट ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज आर इंक्लूडेड अमंग स्टॉक। ठीक है, नेचर में तो है पूरा, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे वो एक्सेस कर पाए। इसीलिए तो क्या होता है, इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग्स के पास नहीं होते ना, तो वो क्या होता है आपका, जैसे इंटरडिपेंडेंस बताई थी, नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन। तभी तो अब गेहूं की खेती तो कर दी, तो एक ह्यूमन जाके उस गेहूं की खेती से अपने आप ही वो कर लेगा, तो उसको उसके लिए चीजों की जरूरत पड़ेगी ना, तो वो स्टॉक रिसोर्सेज में आता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज अ compound of two inflammable gases, hydrogen and oxygen, which can be used as the sources of energy. ठीक है, but we do not have the required technical know how to use them for this purpose. हमें पता है कि वो नॉन इन्फ्लेमेबल है और इस चीज के लिए यूज है, लेकिन हमें नहीं पता उसका प्रोसेस क्या है। ऐसे ही मैंने आटे का, गेहूं का एग्जांपल दिया, हमें नहीं पता उसको कैसे किया जाता है। तो दिस कम्स इन दी स्टॉक रिसोर्सेज, जिसका हमें ये तो पता है कि ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करेगा, ये भी पता है कि ये इसके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन एक इंडिविजुअल के लिए खुद से करना पॉसिबल नहीं हो पाता। उसके लिए उसे डिपेंडेंसी रहती है, नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, इन सब के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है। Hence it can be considered as stock. Then comes your reserves resources. Reserves are the subset of this stock, मतलब stock के कैटेगरी के ही होते हैं, which can be put into use with the help of existing technical know how, but their use has not been started. मतलब थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है हमें कि हम उसको कैसे यूज करेंगे उस स्टॉक को, लेकिन हम फिर भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि टेक्निकली हमें उसे अच्छे से यूज करना नहीं आता। दिस कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, और इन्हें फ्यूचर में कोई रिक्वायर होगी तब उन चीजों के लिए यूज किया जाता है। जैसे रिवर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, लेकिन एक इंडिविजुअल के पास का नहीं है उसको करना। मैं बार बार इंडिविजुअल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं रिसोर्सेज के बारे में, तो ग्रुप्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब हमें पता है पानी से ही इलेक्ट्रिसिटी बनती है, लेकिन क्या एक पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन के बस की है वो सब करना? नहीं ना। बट प्रेजेंटली इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। और सेकेंडली हमें पता है तो डैम वगैरह भी बनते हैं, लेकिन एक लिमिटेड एक्सटेंट के लिए ही यूज किया जाता है। हर रिवर के ऊपर या हर उसके ऊपर तो हमने डैम नहीं बना रखे, लिमिटेड उसमें बना रखे हैं। Thus the water in the dams, forests etc. is a reserve which can be used in the future. मतलब वो एज अ रिजर्व के तरह हमने संभाल के रखे हुए हैं जो कि फ्यूचर यूज में काम आएंगे। ठीक है, तो हमने बताया, मैंने आपको उसमें क्या बताया कि क्लासिफाई कैसे किया हमने रिसोर्सेज को, 4 कैटेगरीज में किया है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस डेवलपमेंट। जब मैंने ओरिजिन की बात करी तो बायोटिक एबायोटिक बताया, एक लिविंग होता है, एक नॉन लिविंग होता है। जब मैंने एग्जॉस्टिबिलिटी की बात की तो मैंने रेन्यूएबल नॉन रेन्यूएबल बताया। एक जो है बहुत इजीली फाउंड हो जाता है और बहुत इजीली अवेलेबल होता है, और दूसरी बात वो लॉन्ग, मतलब बहुत ज्यादा वास्ट अमाउंट में हमारे पास रहता है, नेचर में प्रेजेंट रहता है। जबकि नॉन रेन्यूएबल क्या होता है, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स रहता है अगर एक बार खत्म हो गया तो। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में मैंने 4 कैटेगरीज बताई, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। इंडिविजुअल मतलब जो पर्सनली कोई ओन करता है, कम्युनिटी जो पूरी कम्युनिटी यूज करती है, नेशनल क्योंकि हम इंडियंस हैं तो इंडिया में जितनी भी रिसोर्सेज है वो नेशनल रिसोर्सेज है, मतलब नेशन की को बिलोंग करती है। और इंटरनेशनली क्या होता है, जो मतलब जिसका फैसला एज ए इंडिविजुअल कंट्री हमारी अपनी कंट्री नहीं ले सकती, उसके लिए इंटरनेशनल उस पर डिस्कशन जरूरी है। देन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस और डेवलपमेंट, मतलब पोटेंशियल, मतलब है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में पर यूज करना नहीं आता। डेवलप्ड सर्वे करके बताया जाता है कि कितना हो चुका है स्टॉक, पता है कि इस चीज का वो है, लेकिन हम अप्लाई नहीं कर पाते, हमें नहीं मालूम हमने उसे कैसे यूज करना है। और देन कम्स रिजर्व जो हमारे नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है और क्या बोलते हैं, मतलब नेचर में प्रेजेंट है और हमने उसे आगे फ्यूचर यूज के लिए संभाल के रखा है, जैसे वाटर है फॉरेस्ट वगैरह में या कहीं पर भी। ठीक है, मतलब हमें पता है डैम्स बनते हैं, लेकिन हम हर उसमें नहीं बना सकते ना, हर रिवर के ऊपर नहीं बना सकते। हमने उन्हें संजो के रखा हुआ है, बचा के रखा हुआ है कि हम फ्यूचर उसमें यूज करेंगे।
सो इट वाज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, रिसोर्सेज जो हैं वो नेचर के फ्री गिफ्ट्स। तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे कल दूसरी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।